एक एक सिचुएशन सोचिए। 4 लोग हैं समंदर के बीचों बीच एक छोटी सी नाव पर। कई दिन हो गए, और भूख से मर रहे हैं। हाँ, कोई खाना नहीं है। अब सवाल यह है कि अपनी जान बचाने के लिए क्या वो क्या वो उनमें से किसी एक को, जो सबसे कमजोर है, मारकर खा सकते हैं? हम्म। मतलब कानून इसे जरूरत मानेगा या फिर एक सोची समझी हत्या? और देखिए, यही वो पल है जहाँ कानून की दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है हमारा दिल, हमारी नैतिकता, जो शायद कहेगी कि अरे जान बचाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है कानून की एकदम ठंडी सख्त किताब, जो कहती है कत्ल तो कत्ल होता है। एक वकील या जज के लिए इससे बड़ी दुविधा शायद ही कोई हो। और इसी कानूनी दुविधा को सुलझाने के लिए आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये है वकील साहब की एक नई सीरीज, टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। ज्यूरिस्प्रूडेंस पर यह टॉपिक सीधे आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट्स के आधार पर लाया गया है। जी हाँ, आज हम कानून की एक ऐसे स्कूल की गहराई में उतरेंगे जो मोरालिटी या एथिक्स की नहीं, सिर्फ और सिर्फ पावर और रूल की बात करता है। आज का हमारा विषय है एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये क्या है, इसके बड़े थिंकर्स कौन थे और भारत के अदालतों ने इसे कैसे इस्तेमाल किया है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो इस स्कूल को पॉजिटिव स्कूल भी कहते हैं। इसका मतलब इसका मूल मंत्र क्या है? इसका जो मूल मंत्र है वो एक लाइन में है, लॉ एज इट इज, नॉट एज इट ऑट टू बी। एग्जैक्टली। मतलब कानून जैसा है उसे वैसा ही पढ़ो और समझो। वो अच्छा है या बुरा, नैतिक है या अनैतिक, इन सवालों से स्कूल का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये कानून को एक तरह से धर्म, नैतिकता और जो नेचुरल जस्टिस की बातें होती हैं उनसे बिल्कुल अलग करके देखता है, एक साइंस की तरह। मतलब इसका काम कानून का एक्सरे करना है, ये बताना नहीं कि मरीज को कैसा होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो फिर एक सवाल आता है मन में, अगर कोई सरकार एक बेहद अन्यायपूर्ण कानून बना दे, मान लीजिए किसी एक समुदाय से सारे अधिकार छीन लिए जाएं, तो क्या एनालिटिकल स्कूल उसे भी सिर्फ इसलिए कानून मान लेगा क्योंकि उसे बनाने वाली एक अथॉरिटी है? ये तो बहुत खतरनाक सोच लगती है। बिल्कुल। और यही इस स्कूल की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी आलोचना का कारण भी। इसके समर्थकों के हिसाब से कानून की वैधता इस बात से नहीं आती कि वो न्यायपूर्ण है या नहीं, वो आती है इस बात से कि उसे एक सॉवरन यानी सबसे बड़ी ताकत ने बनाया है। और उसके पीछे सजा का डर है? जी, अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो वो कानून है, बात खत्म। अच्छा, तो इस कानून सिर्फ हुक्म है वाले आइडिया को सबसे मजबूती से किसने पेश किया? यहीं से शायद हमें स्कूल के बड़े चेहरों से मिलना शुरू करना चाहिए। देखिए, इसकी नींव तो रखी है जेरेमी बेंथम ने। उन्होंने कहा कि कानून का मकसद होना चाहिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला। हाँ, उन्होंने नेचुरल लॉ की जो हवाई बातें थीं उन्हें खारिज किया और कहा कि कानून साफ सुथरा लिखा हुआ यानी कोडिफाइड होना चाहिए, ताकि सबको समझ आए। जी। लेकिन इस स्कूल को जो असली पहचान दी वो थे जॉन ऑस्टिन। इसीलिए ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। और ऑस्टिन की परिभाषा ही शायद इस पूरी बहस का सेंटर पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। उनकी परिभाषा इस पूरे स्कूल का कह सकते हैं सार है। वो कहते हैं कि कानून सॉवरन का वो हुक्म यानी कमांड है जिसके पीछे सजा यानी सैंक्शन का डर हो और जिसे जनता आदत से मानती हो। ओके, इसमें 4 बहुत जरूरी हिस्से लग रहे हैं। हाँ। चलिए इन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। पहला है कमांड या हुक्म। ये तो सीधा साधा लगता है, सरकार कहती है टैक्स भरो, ये एक हुक्म हो गया। सही। दूसरा है सॉवरन यानी संप्रभु। ये वो सुप्रीम अथॉरिटी है जो किसी और के कंट्रोल में नहीं है, पर बाकी सब उसके कंट्रोल में है, जैसे किसी देश की संसद। ठीक है। तीसरा और ऑस्टिन के लिए सबसे जरूरी है सैंक्शन, मतलब सजा। अगर टैक्स नहीं भरा तो जुर्माना लगेगा, चोरी की तो जेल होगी। ऑस्टिन के लिए बिना सजा के डर के कोई नियम कानून हो ही नहीं सकता। डर, मतलब डर ही कानून की बुनियाद है। और चौथा है हैबिट ऑफ ओबीडियंस यानी मानने की आदत। मतलब देश के ज्यादातर लोग उन कानूनों को आदतन मानते हैं। जी। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल उठता है, जैसे रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स, समाज उन्हें सालों से मानता है, उनके पीछे कोई कानूनी सजा नहीं है, फिर भी लोग मानते हैं।
क्या ऑस्टिन का मॉडल इन सब चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर देता? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही ऑस्टिन के सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है। उनके सख्त ढांचे में रीति रिवाजों यानी कस्टमरी लॉ के लिए कोई जगह नहीं थी। क्योंकि वो किसी सॉवरेन का हुक्म नहीं थे। एग्जैक्टली उन्होंने तो इंटरनेशनल लॉ को भी सच्चा कानून मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से देशों के ऊपर तो कोई सॉवरेन है ही नहीं जो उन्हें सजा दे सके। तो एग्जाम के लिए इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही सिंपल मेमोरी लॉक है। बस एक छोटा सा शब्द याद रखना है, CSSH। CSSH, ओके। C से कमांड मतलब हुक्म, ठीक है। S से सॉवरेन यानी सबसे बड़ी ताकत, हम्म। दूसरा S है सैंक्शन मतलब सजा, और H से हैबिट। हैबिट ऑफ ओबीडियंस। जी, बस ये 4 शब्द और ऑस्टिन का पूरा सिद्धांत याद। ये तो बढ़िया है। तो असल में ऑस्टिन का सिद्धांत कानून को एक मशीन की तरह देखता है, जिसमें नैतिकता या भावना के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, कमांड इनपुट है, सॉवरेन ऑपरेटर है, सैंक्शन उसका सेफ्टी वाल्व है, और हैबिट उसका आउटपुट है। ये एफिशिएंट है, पर इसमें दिल नहीं है। क्या खूब कहा है। यही इसका सबसे बड़ा इंसाइट और सबसे बड़ी कमी है। ऑस्टिन का ये जो हुक्म और सजा वाला मॉडल है, वो किसी तानाशाही में तो शायद फिट हो जाए, हाँ। लेकिन आज के वेलफेयर स्टेट में जहां सरकार का काम सिर्फ डराना नहीं बल्कि अधिकार देना और लोगों का भला करना भी है, वहां ये अधूरा लगता है। जाहिर है, मतलब हम सिर्फ डर से तो टैक्स नहीं भरते, हम उस सिस्टम में यकीन भी तो करते हैं। तो क्या किसी ने इस थ्योरी को अपडेट करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की, और यहीं पर एंट्री होती है HLA हार्ट की। HLA हार्ट। जी, हार्ट ने कहा कि कानून सिर्फ बॉस के ऑर्डर या बंदूक की नोक पर नहीं चलता। लोग कानून इसलिए भी मानते हैं क्योंकि वो उस सिस्टम को वैध मानते हैं, उसे अंदर से स्वीकार करते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि कानून असल में 2 तरह के नियमों का मेल है, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स। ये तो किसी गेम के नियमों जैसा लग रहा है। प्राइमरी रूल्स वो हो गए जो हमें बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं, जैसे शतरंज में घोड़ा टाइगर चलेगा या समाज में आपको चोरी नहीं करनी है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, ये ड्यूटी लगाते हैं। और सेकेंडरी रूल्स वो इंस्ट्रक्शन बुकलेट है जो बताती है कि गेम शुरू कैसे होगा, नियम कौन बनाएगा, जिसे उन्होंने कहा रूल ऑफ रिकग्निशन, नियम बदले कैसे जाएंगे यानी रूल ऑफ चेंज, और अगर कोई विवाद हुआ तो रेफरी कौन होगा यानी रूल ऑफ एडजुडिकेशन यानी अदालतें। जी, तो हार्ट के लिए कानून सिर्फ एक हुक्म नहीं बल्कि एक पूरा रूल बेस्ड सिस्टम है। ये ज्यादा तार्किक लगता है। इसने ऑस्टिन की मशीन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। लेकिन चलिए देखते हैं कि हमारी भारतीय अदालतों ने इन सिद्धांतों को असल में कैसे लागू किया है। मुझे डर है कि यहाँ हमें ऑस्टिन की मशीन ज्यादा चलती दिखेगी। आपका डर सही है, खासकर शुरुआती सालों में। इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे विवादित उदाहरण है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस 1976 का। इमरजेंसी का दौर। जी, इमरजेंसी के उस काले दौर में सरकार ने आदेश दिया कि कोई भी नागरिक अपने जीने के अधिकार यानी राइट टू लाइफ के हनन के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जज को छोड़कर बहुमत से सरकार के इस आदेश को सही ठहरा दिया। हाँ, कोर्ट का तर्क यही था कि जो कानून सॉवरेन यानी संसद ने बना दिया है वही सर्वोपरि है, हम उसकी नैतिकता पर सवाल नहीं उठा सकते। तो क्या उस केस में कोर्ट ने कानून की मशीन को इंसानियत से ऊपर रख दिया? कई कानूनी जानकार तो यही मानते हैं। ये एनालिटिकल पॉजिटिविज्म का वो चरम उदाहरण था जहां कानून की किताब ने इंसाफ का गला घोंट दिया। ऐसा ही एक और केस आजादी के तुरंत बाद का है, A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का। इसमें कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का बहुत शाब्दिक यानी लिटरल मतलब निकाला। मतलब कोर्ट ने सिर्फ ये देखा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। ये नहीं देखा कि वो प्रक्रिया खुद में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है भी या नहीं। बिल्कुल, बस नियम देखो, उसकी आत्मा नहीं। ये दोनों केस दिखाते हैं कि कानून को जब सिर्फ नियमों और अथॉरिटी के चश्मे से देखा जाता है तो कभी-कभी बहुत अन्यायपूर्ण नतीजे भी निकल सकते हैं। तो अगर हम अपनी शुरुआती कहानी पर वापस जाएं, उन 4 भूखे सेलर्स की कहानी पर, तो एनालिटिकल स्कूल वाले जज के लिए तो फैसला बिल्कुल साफ था। एकदम साफ। सॉवरेन का कानून कहता है तुम कत्ल नहीं करोगे, उसके पीछे सजा है। उन्होंने कत्ल किया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनकी जरूरत या मजबूरी की नैतिकता यहाँ कोई मायने नहीं रखती, बात खत्म। जबकि एक दूसरा स्कूल है नेचुरल लॉ, वो शायद ये दलील देता कि जिंदा रहने का अधिकार किसी भी लिखे हुए कानून से बड़ा है। एग्जैक्टली। और यही इन 2 स्कूलों की टक्कर है। एनालिटिकल स्कूल कानून की एक तस्वीर खींचता है, लॉ एज इट इज, मतलब कानून जैसा है।
और नेचुरल लॉ स्कूल एक पेंटिंग बनाता है लॉ एज इट ऑट टू बी, यानी कानून जैसा होना चाहिए। हाँ, जिसमें न्याय और नैतिकता के रंग भरे हों। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय अदालतें आज भी एडीएम जबलपुर वाले दौर में हैं, या अब वो कानून की तस्वीर के साथ साथ उसकी पेंटिंग को भी देखती हैं? शुक्र है अब हालात बदल चुके हैं। मेनका गांधी केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। अच्छा। अब कोर्ट सिर्फ कानून के टेक्स्ट को नहीं देखता, बल्कि उसकी आत्मा को भी परखता है। वो संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और न्याय के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखता है। मतलब अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ लिखी हुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तर्कसंगत हो। सही कहा। आज का भारतीय कानून सिस्टम ऑस्टिन के डंडे और हार्ट के नियमों के साथ साथ नेचुरल जस्टिस की आत्मा का एक मिश्रण है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? एनालिटिकल स्कूल अपनी तमाम कमियों के बावजूद हमें कानून की बुनियाद सिखाता है। यह हमें उस मशीनरी को समझना सिखाता है कि कानून बनता कैसे है, लागू कैसे होता है, और उसकी अथॉरिटी कहाँ से आती है। और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया कि कानून क्या है, तभी आप इस पर एक मजबूत बहस कर सकते हैं कि कानून कैसा होना चाहिए। सही बात है। कोर्टरूम में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये कानून गलत है। आपको ये दिखाना होगा कि ये कानून किस नियम या प्रक्रिया के हिसाब से गलत है। ये समझिए एक अच्छे वकील की पहचान है। बिल्कुल। और जहां तक उन समंदर में फंसे सेलर्स की बात है, असल जिंदगी में जो वो केस था, उसमें कोर्ट ने उन्हें कत्ल का दोषी पाया था। कानून की मशीन जीत गई थी। जी, लेकिन उस फैसले पर आज तक दुनिया भर में बहस होती है। और यही बहस हमें याद दिलाती है कि कानून सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब नियम और इंसानियत आमने सामने खड़े हों तो हमें किसे चुनना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वो सवाल है जो कानून को हमेशा जिंदा रखता है। उम्मीद है व्यूअर्स डिमांड पर बना ये एपिसोड आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अगले टॉपिक के लिए अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। वकील साहब चैनल से जुड़े रहें। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।